गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा जो वीडियो नंबर है वो है 10, जिसमें और चैप्टर है ये फर्स्ट चैप्टर का वीडियो नंबर 10। आज ये फर्स्ट चैप्टर का अंतिम वीडियो है, जिसमें अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और इस पाठ्य पुस्तक के जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को एक बार मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो ये जो वीडियो नंबर 10 है इसमें है कि अर्थव्यवस्था। मैंने पहले आपको अर्थव्यवस्था की परिभाषा बता दी थी, लेकिन फिर आज ये टॉपिक आ गया इसमें, तो इसलिए मैं आपको ये रिपीट कर देता हूँ कि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दोनों अलग अलग है। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जिसमें असीमित आवश्यकताएं एवं इन आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले सीमित संसाधनों का अध्ययन किया जाता है, या इनका किस प्रकार से प्रयोग किया जाए उस कलाएं विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आज है अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था एक प्रणाली है जो किसी क्षेत्र विशेष में व्यक्तियों द्वारा जीविकोपार्जन या आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं उनके स्तर एवं उनकी प्रकृति को स्पष्ट करती है। यानी एक क्षेत्र विशेष में जो भी जीविकोपार्जन की आर्थिक क्रियाएं हैं उन आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति व स्तर को स्पष्ट करती है, उसे क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। एक जो देश होता है उसके आधार पर अर्थव्यवस्था, जैसे एक देश की अर्थव्यवस्था है, विश्व की अर्थव्यवस्था है, ऐसे इसके क्या प्रकार हैं। तो कोई भी क्षेत्र हो सकता है, उस क्षेत्र विशेष के आधार पर इसको स्पष्ट किया जाता है प्रकृति स्तर को। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, विश्व की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, जयपुर की अर्थव्यवस्था, जैसे गणेश नगर की अर्थव्यवस्था। तो यानी कि उस क्षेत्र विशेष में रहने वाले जो लोग हैं वो कौन कौन सी आर्थिक क्रियाओं में जीविकोपार्जन के लिए संलग्न है उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। सॉरी, एक मिनट। ओके, तो अर्थव्यवस्था की प्रकृति बता रहे थे। ठीक है, अर्थव्यवस्था के प्रकार। एक देश की जो अर्थव्यवस्था होती है, विश्व की जो अर्थव्यवस्था होती है, उसको मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक देश की अर्थव्यवस्था, विश्व की अर्थव्यवस्था, राज्य की अर्थव्यवस्था। इनको मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहली है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे पिछले वीडियो नंबर 9 में मैं आपको बता रहा था कि जो एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं होती हैं उन केंद्रीय समस्याओं का समाधान प्रत्येक जो अर्थव्यवस्था होती है वो अर्थव्यवस्था अलग अलग तरीके से करती है। ठीक है, उसी प्रकार आज इसमें पढ़ेंगे। वैसे 11वीं क्लास में आप पढ़ के आए हो कि अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या होती है, लेकिन अपने को डीपली नहीं जाना, केवल इनकी परिभाषा अपने को याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले आती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन, वितरण के जो भी संसाधन होते हैं उन संसाधनों का प्रबंधन या उनका निरीक्षण किसी निजी व्यक्तियों के द्वारा या निजी संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। दोबारा सुन लेना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का वह स्वरूप होता है जिसमें उत्पादन एवं वितरण के संसाधनों पर निजी स्वामित्व होता है और ये अपने निजी लाभ के उद्देश्य के आधार पर ये अर्थव्यवस्था काम करती है। कीमत तंत्र इसका मुख्य रूप से संयंत्र होता है। उपभोक्ता का सबसे ज़्यादा शोषण इसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत होता है। दूसरी है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है या समाजवादी अर्थव्यवस्था का स्वरूप इस प्रकार का पाया जाता है जिसमें उत्पादन एवं वितरण के जो संसाधन होते हैं इन संसाधनों का स्वामित्व सरकार या समाज के पास होता है, यानी निजी व्यक्तियों का इसमें किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता है। उपभोक्ता का सबसे कम शोषण इसी अर्थव्यवस्था में होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में होता है। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन एवं वितरण के संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व पाया जाता है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। वर्तमान में जो मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं उसके तो बहुत हैं, जैसे अमेरिका है, चीन है, ब्रिटेन है, फ्रांस है। ये सारी की सारी अर्थव्यवस्थाएं कौन सी अर्थव्यवस्थाएं हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं हैं या विकसित अर्थव्यवस्थाएं, जैसे जापान।
आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वही होती है जो विकसित अर्थव्यवस्था है, जैसे अमेरिका है, ठीक है, ब्रिटेन है, चीन है, फ्रांस है, जापान है, जर्मनी है। ये सारी की सारी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो पूंजीवादी और विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं। उदाहरण भी आप ध्यान रखना, परिभाषा भी आप ध्यान रखना, क्योंकि इसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के 2 उदाहरण दीजिए, 1 नंबर का क्वेश्चन। दूसरा, समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है, यह अर्थव्यवस्था का वैसे रूप होता है जिसमें उत्पादन एवं वितरण के संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। वर्तमान में समाजवादी अर्थव्यवस्था का कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे क्यूबा है और वियतनाम है, क्यूबा और वियतनाम, इन देशों में इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताओं का समावेश देखने को अपने को मिलता है। तो ये जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था, क्यूबा और वियतनाम, यानी इन अर्थव्यवस्थाओं में कुछ लक्षण हैं, कुछ विशेषताएं हैं जो समाजवादी अर्थव्यवस्था की इन देशों में देखने को मिलती हैं। तीसरी प्रकार की जो अर्थव्यवस्था होती है वो आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का वह स्वरूप होता है जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का अस्तित्व पाया जाता है, या दोनों की जो विशेषताएं होती हैं उन विशेषताओं का समावेश इसमें पाया जाता है, इसलिए इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसे भारत है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान, इराक है, ये बांग्लादेश है, नेपाल है, ये सारे के सारे मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो तीनों अर्थव्यवस्थाओं की परिभाषा, तीनों अर्थव्यवस्थाओं के उदाहरण आपको याद होने चाहिए। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का वह स्वरूप होता है जिसमें उत्पादन एवं वितरण के संसाधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाता है, जैसे विकसित देश, ठीक है। दूसरा, समाजवादी अर्थव्यवस्था का वह स्वरूप होता है जिसमें उत्पादन एवं वितरण के संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व पाया जाता है, जैसे क्यूबा और वियतनाम। कुछ विशेषताएं, वर्तमान में है नहीं ऐसे देश, लेकिन इन देशों में कुछ विशेषताएं हैं जो देखने को मिलती है। तीसरा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन एवं वितरण के संसाधनों पर सरकार एवं निजी दोनों का अधिकार पाया जाता है, या दोनों अर्थव्यवस्थाओं का समावेश पाया जाता है। जितने भी विकासशील देश हैं वो सारे के सारे जो मिश्रित अर्थव्यवस्था उसके अंतर्गत आते हैं। अब आ जाती है कि एक जो अर्थव्यवस्था होती है उस अर्थव्यवस्था में कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। एक जो अर्थव्यवस्था होती है उस अर्थव्यवस्था में कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, तो ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखना आवश्यक होती है। क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, नाम लिखिए। तो एक जो अर्थव्यवस्था होती है उसके मुख्य रूप से 3 क्षेत्र होते हैं। एक जो अर्थव्यवस्था होती है उस अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। एक अर्थव्यवस्था होती है वो 3 क्षेत्रों से मिलकर बनी हुई होती है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अब इसमें देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र कौन सा होता है। प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र होते हैं वो मुख्य रूप से 3 होते हैं। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र, यानी फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसको कृषि क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। आपके एग्जाम में आ जाए, ध्यान रखना कि प्राथमिक क्षेत्र का अन्य नाम क्या है। तो प्राथमिक क्षेत्र का अन्य नाम है कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र, इसमें मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन, खनन और उत्खनन आदि जो क्षेत्र हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। यानी आप कृषि से संबंधित जितने भी जो क्षेत्र हैं, चाहे वो पशुपालन हो, चाहे वो मधुमक्खी पालन हो, चाहे वो खनन से संबंधित हो, चाहे वो उत्खनन से संबंधित हो, चाहे बागवानी से संबंधित हो, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्षेत्र जिसको कृषि क्षेत्र के नाम से भी कहते हैं, इसमें मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन, खनन, उत्खनन, मधुमक्खी पालन, बागवानी आदि का क्षेत्र आता है। तो आपसे एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। तो कृषि क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है, पशुपालन को सम्मिलित किया जाता है, मधुमक्खी पालन को सम्मिलित किया जाता है, खनन क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है, उत्खनन क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। यानी कृषि से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। दूसरा आता है अपने पास द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में मुख्य रूप से कृषि से संबंधित जितने भी वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं की सहायता से दूसरी वस्तुओं का निर्माण जिस क्षेत्र के द्वारा किया जाता है उसको द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। और द्वितीयक क्षेत्र का जो अन्य नाम है वो है औद्योगिक क्षेत्र, उसका नाम है औद्योगिक क्षेत्र। इसमें मुख्य रूप से निर्माण, विनिर्माण, ये 2 क्षेत्र हैं प्रमुख रूप से इसके अंतर्गत आते हैं। इसको उद्योग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तृतीयक क्षेत्र होता है, तृतीयक क्षेत्र को मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तृतीयक जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत जैसे मुख्य रूप से बीमा है, बैंकिंग है, संचार है, परिवहन है, व्यापार है,
वाणिज्यिक जो क्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। इसको सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। सेवा क्षेत्र इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसमें जो भी सेवाएं प्राप्त की जाती है उसका कोई मूर्त रूप नहीं होता है, यानी इन सब का रूप क्या होता है, अमूर्त होता है। तो एक जो अर्थव्यवस्था होती है उसके मुख्य रूप से 3 क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र जिसको कृषि क्षेत्र कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र जिसको औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, तृतीय क्षेत्र जिसको सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसके जो उप क्षेत्र हैं प्राथमिक क्षेत्र के, उसमें जैसे कृषि है, खनन है, उत्खनन है, पशुपालन है, मधुमक्खी पालन है। द्वितीय क्षेत्र है सेवा औद्योगिक क्षेत्र जिसमें मुख्य रूप से उप क्षेत्र निर्माण और विनिर्माण आते हैं। और जो तीसरा जो क्षेत्र है इसमें बीमा, बैंकिंग, परिवहन, संचार, वाणिज्यिक जो क्रियाएँ हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये जो वीडियो था इसमें अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के प्रकार और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में मैंने आपको बताया है। अब इसी के जो भी क्वेश्चन आंसर हैं इस बुक के वो एक बार सच नज़र से देख लेते हैं शॉर्ट रूम में। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो कि अर्थव्यवस्था की धन प्रधान परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी। देखो अर्थव्यवस्था की जो परिभाषाएं थी वो 5 प्रकार की परिभाषाएं दी थी। धन प्रधान, विकास प्रधान, कल्याण प्रधान, सीमितता प्रधान और आवश्यकता भिन्नता प्रधान। तो धन से रिलेटेड जो परिभाषा दी थी वो किसके द्वारा दी गई थी कि अर्थशास्त्र वह विषय है या वह विज्ञान है जिसमें धन का अध्ययन किया जाता है। ये एडम स्मिथ के द्वारा दी गई थी जिनको अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। और वेल्थ ऑफ नेशन इनकी पुस्तक थी जो 1776 में प्रकाशित हुई थी। देखो कितने क्वेश्चन बन गए एक ही में। किसके द्वारा दी गई थी, बुक का नाम, सन, इसकी इनकी परिभाषा और धन प्रधान परिभाषा। दूसरे है कि वार्ता शब्द का प्रयोग। आपको मैंने पहले जो वीडियो नंबर शायद 3 था या 4 था उसमें बताया है कि अर्थशास्त्र में वार्ता शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो अर्थशास्त्र में जो वार्ता शब्द का जो प्रयोग है वो मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन और जो भी वाणिज्यिक क्रियाएं हैं उनके लिए किया गया है। ठीक है, कृषि के लिए किया गया है, पशुपालन के लिए किया गया है और वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए किया गया है, यानी उपयुक्त सभी। अगला व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध। अब देखो व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध उत्पादन के साधनों की कीमतों से है, सेवाओं की कीमतों से है या वस्तुओं की कीमतों से है। अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध उत्पादन के साधनों की कीमतों से संबंधित भी है, सेवाओं की कीमतों से भी है और वस्तुओं की जो कीमतें होती हैं उनके से भी है, यानी उपरोक्त सभी। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे, राष्ट्रीय आय से, यानी समष्टि अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है वही चीज़ इसमें पूछ रखा है। तो इसमें राष्ट्रीय आय है, बिल्कुल, आर्थिक वृद्धि है, आर्थिक विकास भी है, सामान्य कीमत स्तर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि समष्टि सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण किसमें किया जाता है। तो सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, जबकि वस्तुओं, सेवाएं और उत्पादन के साधनों की कीमतों का निर्धारण है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अगला है कुल बचत, कुल विनियोग का स्तर, यानी उपरोक्त सभी चौथे में। मुख्य आर्थिक समस्या क्या है, मुख्य आर्थिक समस्या क्या उत्पादन किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए और नहीं है, मुख्य आर्थिक समस्या क्या नहीं है। तो इसमें जो लास्ट प्रकार की है कि निर्धन कैसे बने, ये कोई आर्थिक समस्या नहीं है। आर्थिक समस्या मुख्य रूप से मैंने बता दी है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए, कैसे किया जाए और कैसे किया जाए, क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए, 3 है। इसके अलावा जैसे उत्पादन के साधनों के वितरण की समस्याएं हैं, उपयोग की समस्याएं हैं, उत्पादन क्षमता में वृद्धि की समस्याएं हैं। तो ये समस्याएं इसकी हैं। अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, अर्थशास्त्र का संबंध सामाजिक विज्ञान से है। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों की आर्थिक समस्याओं एवं आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र किसके कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र होती है जिसमें समूह का या संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है, तो अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से कितने क्षेत्रों में, 3 क्षेत्रों में। जो आज के वीडियो में पढ़ाया वही है कि अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। अगला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं, तो जो भी आर्थिक समस्याएं होती हैं जैसे क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और उत्पादन किसके लिए किया जाए, ये सारे के सारे निर्णय पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किस आधार पर किए जाते हैं, कीमत तंत्र के आधार पर, लाभ के उद्देश्य के आधार पर। यानी ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करेंगे जिसमें लाभ अधिकतम हो, ऐसी तकनीक का प्रयोग करेंगे जो उनके लिए लाभदायक हो, जिसमें लाभ अधिकतम हो। ठीक है और किसके लिए करेंगे, धनी वर्ग के लिए करेंगे। तो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसे पूछ रखा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं, तो लाभ के आधार पर लिए जाते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं, चाहे तो वो समाजवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे मिश्रित अर्थव्यवस्था हो और पूंजीवादी हो, समाजवादी, मिश्रित, कोई सी भी अर्थव्यवस्था हो। अगला व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के प्रमुख क्षेत्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के प्रमुख क्षेत्र जैसे उत्पादक का व्यवहार है, उत्पादन का उपभोक्ता का व्यवहार है, बाजार का वर्गीकरण है, जैसे उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, ये जो सारे पढ़ के हैं, आर्थिक कल्याण, ये सारे के सारे क्षेत्र किसके हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र हैं।
समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र, समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में जैसे राष्ट्रीय आय का निर्धारण है, रोजगार का निर्धारण है, कुल बचत, कुल विनियोग, साथ ही उपभोग फलन, व्यापारिक बैंक, ये सारे आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सार्वजनिक व्यय, ये सारे के सारे क्षेत्र हैं वो समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र आते हैं या समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत आते हैं। अगला है उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं। तो उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं। उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र होता है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को या वैकल्पिक संयोगों को प्रकट करता है जिसे एक देश दी हुई तकनीक और दिए हुए उत्पादन के साधनों से उत्पादित कर सकता है। उत्पादन संभावना वक्र नतोदर होता है, ऋणात्मक ढाल का होता है, प्रतिस्थापन की सीमा अंदर बढ़ती हुई होती है। दो वस्तुओं के संयोग, विभिन्न संयोगों को ये बताता है। एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु के उत्पादन को घटाना पड़ता है। ये सारे के सारे अवसर लागत, यानी किसी एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की जो त्यागी या गवाई गई मात्रा है वही उसकी क्या कहलाती है, अवसर लागत कहलाती है। जैसे मैं किन्हीं संसाधनों या मेरे पास दो उत्पादन के मुख्य रूप से संसाधन हैं और उन संसाधनों की सहायता से मैं 10 पैकेट ब्रेड के बनाता हूँ और 10 पैकेट बिस्किट के बनाता हूँ, दोनों से संयोग है। लेकिन यदि मैं ब्रेड का उत्पादन अधिक करना चाहता हूँ तो बिस्किट की मात्रा मेरे को कम करनी पड़ेगी। जैसे मैंने 5 पैकेट ब्रेड बढ़ाने के लिए 4 पैकेट बिस्किट के त्यागे, तो जो त्यागी गई मात्रा होती है वही क्या कहलाती है, ब्रेड की अवसर लागत कहलाती है। यानी 6 पैकेट ब्रेड की अवसर लागत कितनी है, 4 पैकेट बिस्किट की है। तो किसी एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की जो त्यागी गई मात्रा है या गवाई गई मात्रा है वही उसकी क्या कहलाती है, अवसर लागत कहलाती है। अगला है अर्थशास्त्र की निगमन आगमन विधियों का आप संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। यानी आर्थिक विश्लेषण की जो विधियां थी उन विधियों में मैंने आपको करवाया था निर्भरता के आधार पर, समय के आधार पर और आगमन और दिशा व उपकरण के आधार पर। दिशा व उपकरण के आधार पर दो मैंने आपको आर्थिक विश्लेषण की विधियां बताई थी, एक निगमन और एक आगमन। निगमन जिसमें तर्क विधि के आधार पर अध्ययन किया जाता है या सामान्यीकरण किया जाता है उसको निगमन विधि कहते हैं। इसको निराकरण विधि या काल्पनिक विधि भी कहते हैं। दूसरी आगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है, जो भी समंक और सांख्यिकी आंकड़े होते हैं उन आंकड़ों के आधार पर इसका पता लगाया जाता है। इसको मुख्य रूप से ऐतिहासिक विधि भी कहते हैं। ये इसके लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे। निबंधात्मक क्वेश्चन है इसमें मुख्य रूप से जैसे सीमिता। वैसे इस चैप्टर में से कोई निबंधात्मक क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको केवल 2 नंबर और 1 नंबर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर की तैयारी इसमें करनी है। फिर भी जैसे 2 नंबर वाले क्वेश्चन में या हो सकता है 4 नंबर में आपको पूछ रहा है सीमितता व चयन की समस्या का किसे कहते हैं। तो सीमितता व चयन यानी व्यक्तियों की आवश्यकताएं और जो संसाधन होते हैं उसमें असमानता के कारण क्या उत्पन्न होती है, चयन या चुनाव या आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। यही समस्या है, क्यों उत्पन्न होती है और किस प्रकार इसका समाधान किया जाता है। अगला है किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का उल्लेख करते हुए इनकी उत्पत्ति के कारणों की वर्णन की व्याख्या कीजिए। यानी एक अर्थव्यवस्था की वही समस्याएं क्या, कैसे, किसके लिए, उत्पादन के साधन और उत्पादन क्षमता में वृद्धि। संक्षिप्त में आपको इसका करना है, विस्तृत रूप में आपको इसका नहीं करना है। अगला है आर्थिक विश्लेषण की प्रमुख मान्यताएं। आर्थिक विश्लेषण की वही मान्यताएं मैंने आपको बताई थी कि कोई भी नियम और सिद्धांत की सत्यता को सिद्ध करने के लिए कुछ शर्तें, कुछ बातें होती हैं जिनको सत्य मान लिया जाता है या स्थिर मान लिया जाता है या समान मान लिया जाता है, वही इसकी क्या कहलाती है, मान्यताएं कहलाती है। जैसे अन्य बातें समान होने पर उपभोक्ता विवेकशील होता है, उपभोक्ता निर्णयकर्ता होता है, मानव निर्णयकर्ता होता है या आर्थिक इकाई होता है। ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। आर्थिक विश्लेषण की प्रमुख मान्यता है। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में भी आपको अंतर करवा दिया है। जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र को आय सिद्धांत कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में बचत या बचत की स्थिति होती है वो लाभदायक होती है, जैसे समष्टि अर्थशास्त्र में लाभदायक नहीं होती है। इस प्रकार इसमें मुख्य रूप से 4 या 5 अंतर आपको याद करने हैं। विस्तारपूर्वक समझाएंगे अर्थशास्त्र कला विज्ञान दोनों हैं। विस्तारपूर्वक आपको नहीं समझाना है, इसका आंसर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 लाइन में लिखना है। आपको लिखना है कि अर्थशास्त्र विज्ञान है, ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके 2 पक्ष लिखने हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र कला है, इसके 2 पक्ष लिखने हैं और अर्थशास्त्र की प्रकृति कला है, विज्ञानमयी दोनों है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। आज के चैप्टर में ये जो वीडियो नंबर 10 है इसमें अपना जो फर्स्ट चैप्टर है 11th और 12th क्लास का वो कंप्लीट हो गया है। जितने भी क्वेश्चन आंसर थे मैंने आपको सरसरी नज़र से आपको सबको ये समझा दिए हैं। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। जो नंबर है वो है 7737482264। अर्थशास्त्र से संबंधित, अपने चैप्टर से संबंधित जो कोई भी समस्या हो वो आप मेरे को इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आज का चैप्टर जो अपना फर्स्ट था वो
कंप्लीट हो गया।